नमस्कार दोस्तों। आज लेक्चर ये मेरा 5 है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने इटली का एकीकरण बताया था, जिसके अंदर आपने देखा था किस तरह से संधि, फिर उसके बाद विखंडन, फिर संधि, फिर विखंडन, और लास्ट के अंदर किस तरह से फ्रांस की लास्ट हार की वजह से उसने सेना और रोम के बाद में रोम को ही राजधानी और रोम पे ही विक्टर इम्मानुएल द्वितीय का शासन। ठीक है। अब मैं आज मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ। जर्मनी के अंदर मैंने ये मैप बना रखा है। ये जर्मनी इस तरह से बटा हुआ था, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था। ये पूरा पहले पर्सा के पास था, बैंडनबर्ग, पश्चिमी पूर्वी पर्सा, प्रोसेन, ये वाले, ये तो सब पर्सा के पास था। लेकिन ये सेल्सेविक हॉलिस्टन, ये आपके ऑस्ट्रिया के पास आ गया, होनेवर किसी और के पास, राइनलैंड फ्रांस के पास में, इस तरह से बटे हुए थे। ठीक है। अब इनके अंदर आप देखोगे कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो इनमें जुड़ना, जिनके अंदर जर्मन जाति का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, यानी जर्मन जाति थी। अब वो ये चाहेगी कि हम जर्मन ही बने, तो ठीक है। एक यहाँ पे पर्सा, एक सुदृढ़ व्यवस्था के अंदर आपको दिखाई देगा पर्सा। पर्सा का शासक होगा कौन? आपके पहले तो होगा, क्या नाम है उसका, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। लेकिन फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ इतना उत्साहित शासक नहीं था, लेकिन उसके बाद में 1871 में उसका भाई वो पागल हो जाता है, फिर बाद में मृत्यु। उसके बाद में उसका भाई पहले शासक के रूप में था, फिर बाद में शासक बनता है विलियम प्रथम। वो एक मतलब तूफानी सोच वाला व्यक्ति था, यानी आगे बढ़ने की, आगे से आगे उसकी साम्राज्यवादी नीति थी। इसलिए वो नए नए मंत्री रखेगा, उसी का एक चांसलर बनेगा उसके काल के अंदर, जिसका नाम होगा आपके बिस्मार्क। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जर्मनी राष्ट्रीय भावना का श्रेय आपके नेपोलियन को दिया जाता है। नेपोलियन ने क्या किया था? 39 राज्यों का संघ बनाया था, जिसे राइन संघ कहते थे। ठीक है। राइन संघ कितने? 39 राज्यों का एक संघ बनाया था, जिसे राइन संघ कहते थे। ठीक है। वियना कांग्रेस हुई 1815 में। वियना कांग्रेस ने इस राइन संघ को क्या परिसंघ में चेंज कर दिया, और इसकी ताकतों को क्या कर दिया? शक्तिहीन बना दिया। और इसे जर्मन परिसंघ, यहाँ पे राइन संघ था, यहाँ पे जर्मन परिसंघ, और इस किसके अधीन कर दिया? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया के अंदर मैंने बता दिया शासक था मेटरनिक, और वंश था हैब्सबर्ग वंश के अधीन। ठीक है। लिप्सन ने इस बात को मजाक कहा है कि जर्मनी का एकीकरण नेपोलियन की वजह से हुआ। लिप्सन एक इतिहासकार है जिन्होंने इस बात के लिए मजाक उड़ाया कि कोई कहे कि नहीं, राष्ट्रीय भावना जागृत जर्मनी में किसने की? नेपोलियन ने की, और इसकी वजह से एकीकरण, तो इसका मजाक। अब ये कुछ शब्दावली है जो शॉर्ट नोट्स में और ऑब्जेक्टिव में काम आती है। बर्सन सेफ्ट एक गुप्त, जैसे वहाँ पे कार्बोनरी पढ़ाया था, वैसे यहाँ पे एक गुप्त संस्था थी, 1815 में अस्तित्व में आती है। मैटरनिक व्यवस्था का विरोध करते हैं। मैटरनिक जो है किसका? ऑस्ट्रिया का शासक था, उसकी व्यवस्था का विरोध किया जाता है, और कहा जाता है कि नैतिक चरित्र उत्थान से जर्मन एकीकृत हो गया। आपकी नैतिकता जगाइए, उसके बाद जर्मन एकीकृत अपने आप हो जाएगा। ठीक है। बेसन सेफ्ट, ठीक है, गुप्त संस्था थी। जॉलवेरिन एक आर्थिक संगठन था, पर्सा ने इसका गठन किया था 1819 में। ये अर्थशास्त्री कौन थे? फ्रेडरिक लिस्ट द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? फ्रेडरिक लिस्ट के द्वारा। ठीक है। 1819 में पर्सा पहली बार सेवाजबर्ग, सौंदर और शोषण के छोटे राज्यों से सीमा शुल्क संबंधी संधि करता है। इसके तहत क्या होता है? जो इस सदस्य में किसके? जॉलवेरिन के सदस्य बनेंगे, उनको आपसी व्यापार मुक्त क्षेत्र दिया जाएगा, और किसी प्रकार की कोई चुंगी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद एकीकरण का प्रयास होता है 1848। मैंने बताया कि आपके फ्रांस में क्रांति प्रारंभ होती है। ऑस्ट्रिया एकीकरण में, और ऑस्ट्रिया का पतन, फ्रांस की क्रांति और ऑस्ट्रिया का पतन, ये दोनों इसके जिम्मेदार हैं। कि ऑस्ट्रिया का पतन होगा तो अपने आप ही जर्मन राज्यों के अंदर क्या होगा? एकीकरण की भावना जगेगी, क्योंकि वो उससे मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। तो 18 मार्च 1848 को संपूर्ण जर्मनी को एक संघ बनाने के उद्देश्य से जर्मन राष्ट्रवादियों ने क्या किया? एक राष्ट्रीय संसद का आयोजन किया। ठीक है। इस राष्ट्रीय संसद का आयोजन किसने किया? फ्रैंकफर्ट में।
जब फ्रांस की क्रांति और ऑस्ट्रिया के पतन के साथ क्या हुआ, जर्मन के जो राज्य थे उन लोगों ने आपस में मिलकर एक संघ बनाया, जिसका जिसका राष्ट्रवादियों का एक राष्ट्रीय संसद बनाई, जिसका आमंत्रित किया फ्रैंकफर्ट में, और जिसमें आमंत्रित किया किसके, पैसा के शासक को, जिसका नाम था फ्रेडरिक चतुर्थ। क्या नाम था? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। इसको आमंत्रित किया, लेकिन इसने आने से मना कर दिया। अब नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो फिर उसके बाद में ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है आपकी शुरुआत का दौर। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में इन्होंने पहली बैठक की थी। उसके बाद में क्या होता है, जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था वो पागल हो जाता है। पागल होने के बाद उसका भाई उसका संरक्षक के रूप में कार्य करता है, और 1871 के अंदर वो क्या बनता है, इसका संपूर्ण शासक बनता है। 1861 में शासक बनता है, और सत्ता पैसा पे ये क्या होता है, एक दूरदर्शी शासक होता है, इसलिए ये चांसलर तो किसको, बिस्मार्क बनता है। प्रधान सेनापति वान मोल्टेकी, युद्ध मंत्री वान रूल, और चांसलर बिस्मार्क। बिस्मार्क को जब ये चांसलर बनाता है तो बिस्मार्क कहता है, मैं श्रीमान जब तक जीवित हूँ तब तक इस संसद के कार्यों को पूरा करने के अंदर पूरा सहयोग करूँगा। ठीक है, इसने लोअर एवरक्त की नीति, आपको मध्यकालीन भारत जब पढ़ाऊँगा तब अलाउद्दीन खिलजी, लोअर एवरक्त की नीति, यहाँ पे लोअर एवरक्त की नीति, ठीक है, किसकी? बिस्मार्क की। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एन केन पकड़ेन जर्मनी का एकीकरण। अब वो चाहे संधि के द्वारा हो, चाहे मित्रता के द्वारा हो। अब आप देखना, इसके 3 चरणों में मैंने इसको बांट के पढ़ाने का प्रयास किया है, जिसमें आप देखेंगे पहले ये ऑस्ट्रिया से संधि करेगा, ऑस्ट्रिया के साथ में संधि करने के बाद फिर दूसरे लोगों को हराएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, प्रथम चरण डेनमार्क, जो मैंने आपको बताया सेल्सविन और हॉलस्टन, ये दोनों क्षेत्र हैं। यहाँ पे हॉलस्टोन तो पूरा जर्मन संघी है, लेकिन यहाँ पे सेल्सविन में जर्मन भी है और डच भी हैं। अब ये दोनों जर्मनी ये सब पैसा से शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ये क्या करता है, एक संधि कर लेता है, ये इसका एकीकरण करने का प्रयास कर देता है। कौन? डेनमार्क। तो सेल्सेविक को तो केवल मदद देता है क्योंकि इसमें डैन थे, तो इसलिए इसका तो नहीं, लेकिन हॉलस्टन को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है, जर्मन और डैन। 1852 में लंदन की संधि होती है, जिसके तहत बिस्मार्क की चतुराई से इसके अंदर क्या होता है, जब इसके अंदर क्या होता है, इसको शामिल करने के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन वही फ्रेडरिक सप्तम इसका शासक होता है, किसका? डेनमार्क का फ्रेडरिक सप्तम शासक होता है, जो मार्च 1863 में नवीन संविधान बनाता है, नवीन संविधान का निर्माण करता है मार्च 1863 में। उसके तहत क्या करता है, हॉलस्टाइन का तो विलय कर लेता है और सैल्ज़बर्ग को केवल सहायताएं देता है। ठीक है, इस प्रकार बिस्मार्क आता है 1864 में, सॉरी यहाँ बिस्मार्क नहीं, बिस्मार्क यहाँ आएगा 1852 में। लंदन संधि के तहत इसको क्या करते हैं, विलय नहीं किया जाता, लेकिन बाद में फ्रेडरिक जो आपका सप्तम होता है वो मार्च 1863 में नवीन संविधान बनाता है, जिसके तहत हॉलस्टाइन को तो क्या करता है, विलय कर देता है, और सेल्सविक को क्या कर देता है, आपके सेल्सविक को ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। बिस्मार्क आता है 1864 में, जनवरी 1864 में ऑस्ट्रिया से संधि करता है, ऑस्ट्रिया का शासक। ठीक है, उससे संधि करता है। संधि के तहत क्या बोलता है कि अब हम डेनमार्क पे आक्रमण करते हैं, डेनमार्क पे आक्रमण करते हैं, जो क्षेत्र मिलेंगे वो हम आपस में बांट लेंगे। ठीक है साहब, डेनमार्क से क्या कर लेता है, आक्रमण करता है। वियना की संधि होती है अक्टूबर 1864 में, यानी आपके 9 महीने चलता है। फिर उसके बाद सेल्सविक और हॉलस्टाइन और इसके साथ में लेवनबुर्ग की डची, कौन सी? लेवनबुर्ग की डची भी इसको प्राप्त हो जाती है, दोनों को। अब इन दोनों को प्राप्त हो जाती है। अब इन दोनों को जब आपके साल्सविक, हॉलस्टाइन और लेवनबुर्ग की डची, इन तीनों को बांटने के चक्कर में इनमें आपस में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद एक इसके अंदर आपस में समझौता होता है 14 अगस्त 1865 को। ठीक है, 1865 में, जिसे बोलते हैं गैस्टाइन समझौता, जिसमें लेवनबुर्ग की जो डची है वो क्या आपका ऑस्ट्रिया किसको बेच देता है, पर्सा को बेच देता है। ठीक है, और हॉलस्टाइन सेल्सविक पर्सा को मिल जाता है और हॉलस्टाइन ऑस्ट्रिया को मिल जाता है। ठीक, किसको? सेल्सविक को तो क्या मिलता है, पर्सा को, हॉलस्टाइन ऑस्ट्रिया को।
अब देखो, ठीक है। उसके बाद कील बंदेगा, कील बंदेगा उस पे इन दोनों का अधिकार रहता है। लेकिन एक फ़ायदा ये होता है जर्मनी को कि सॉरी पर्सा को, कि वहाँ पे उसको बस्ती कीला नुमा बस्ती बनाने की आज्ञा मिल जाती, जो इसकी सबसे बड़ी जीत थी। ऑस्ट्रिया में किलाबंदी करने का अधिकार किसको मिल जाता है? पर्सा को मिल जाता है। अब किलाबंदी करने का अधिकार, जैसे आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे, जब अंग्रेज़ों को किलाबंदी का अधिकार मिल गया, तब उन्होंने पूरे के पूरे क्या कर दिया? गढ़ बना दी। किलाबंदी का मतलब बड़े बड़े शिविर बना सकते हैं, उसमें सेना भी रख सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, ठीक है। बिस्मार्क ने इसके लिए ये जो संधि हुई, कौन सी संधि थी ये वाली? आपकी गैस्टाइन समझौता। गैस्टाइन समझौते को क्या कहा? कि मैंने दरार को कागज़ से ढक दिया। किसको? मैंने दरार को कागज़ से ढक दिया। किसने कहा? बिस्मार्क ने, ठीक है। अब आप ठीक, उसके बाद द्वितीय चरण होता है ऑस्ट्रिया। अब इस दौरान इस संधि को करने के बाद आपके बिस्मार्क चुपचाप नहीं बैठा, वो धीरे धीरे उससे युद्ध का अभ्यास करता रहा। किससे? ऑस्ट्रिया से। उसके लिए मतलब बुद्धिजीवी वर्ग था। इसने गैरस्टाइन समझौता किया। इसका उद्देश्य क्या था? युद्ध की तैयारी। किससे? ऑस्ट्रिया से। इसने देखा आस पड़ोस को, पहले इंग्लैंड की क्या है? अलगाववादी नीति थी। अलगाववादी नीति के यानी शानदार अलगाववादी की नीति, यानी अब वो यूरोप के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। रसिया इसमें भाग लेता, लेकिन पोलैंड में क्या हुआ? एक विद्रोह हुआ। विद्रोह को दबाने में किसने साथ दे दिया? आपके पर्सा ने। तो इसलिए अब रसिया भी इससे दूर चला गया। अब इसने सोचा इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं है, इसने ऑस्ट्रिया पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, ठीक। अब आक्रमण किया और उसके बाद में ये हार गया। हारने के बाद प्राग की संधि होती है। किससे? प्राग की संधि। प्राग की संधि में, ठीक है, प्राग की वो हो गए, हाँ, प्राग की संधि, ठीक। प्राग की संधि में क्या होता है? प्राग की संधि आपके पर्सा और सार्डिनिया के बीच में होती है। सार्डिनिया के बीच में। अब इसने एक मित्र बना लिया सार्डिनिया के, पर्सा और सार्डिनिया के बीच में। अब आपको मालूम है, यदि ये साथ देगा तो आपको इटली के अंदर कौन सा है? वेनेसिया। वेनेसिया किसको मिल जाएगा? आपके सार्डिनिया को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 1866 के अंदर 3 जून 1866 में कौन सा युद्ध होता है? सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध भी बोलते हैं। कोनिग्राज, कौन सा? कोनिग्राज का युद्ध, या 7 सप्ताह का युद्ध भी इसे कहा जाता है। सेडोवा का युद्ध, कोनिग्राज का युद्ध, 7 सप्ताह का युद्ध कहा जाता है। फिर संधि कौन सी होती है? प्राग संधि। कौन सी? प्राग संधि 23 अगस्त 1866 को। कौन सी संधि? प्राग संधि 23 अगस्त 1866 को। इसमें युद्ध पर्सा और सार्डिनिया के बीच में गुप्त समझौता तो हो जाता है। उसके बाद ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है? आपके पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में। पर्सा वर्सेस ऑस्ट्रिया के बीच में, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं? 23 अगस्त 1866 में, ठीक। इसमें जर्मन परिसंघ भंग कर दिया जाता है। जर्मन परिसंघ किसके अधीन था? आपके ऑस्ट्रिया के अधीन। अब इसको भंग कर दिया जाता है। इसकी जगह क्या कर लेते हैं? 21 राज्यों का एक समूह बना देते हैं। उत्तरी के जर्मन जितने भी राज्य थे उन 21 राज्यों का एक समूह बना देते हैं, ठीक है। उस समूह के अंदर लोकसभा को वहाँ क्या बोलते हैं? राइक स्टैग क्या बोलते हैं? राइक स्टैग, जहाँ पे व्यस्त मताधिकार के आधार पे क्या होता है? आपको वोटिंग होती है, यानी निर्वाचित होते हैं, ठीक। दूसरी बनाते हैं संघीय परिषद। इसे बोलते हैं बुंदे सराट। क्या बोलते हैं? बुंदे सराट। इसके अंदर क्या होता है? विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। यहाँ तक स्थापना हो गई। अब ऑस्ट्रिया से इसने छीन लिया, जर्मन परिसंघ खत्म कर दिया। जर्मन परिसंघ खत्म करने के बाद में इसने क्या कर दिया? उसको 21 राज्यों का समूह बना दिया जर्मन में, ठीक है। जर्मन परिसंघ को भंग कर दिया। 21 उत्तर जर्मन संघ बनाया जिसमें 21 राज्य थे, जिसके अंदर लोकसभा भी स्थापित, राइक्सटैग, और उसके बाद में आपके संघीय परिषद बुंदे सराट, इसकी स्थापना कर दी जाती, ठीक है। अब तित्ते के अंदर क्या होता है? नेपोलियन तित्ते।
नेपोलियन तृतीय 1867 में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये क्या करता है, हॉलैंड से ये बोलता है कि लग्जमबर्ग खरीदने की बात करता है, ठीक है। लेकिन बिस्मार्क ने इसको रोक दिया था, ठीक है, बिस्मार्क मना कर देता है। लंदन की सम्मेलन के अंदर 1867 के अंदर ये क्या करता है, लग्जमबर्ग को तटस्थ राज्य घोषित करवा देता है। इस वजह से नेपोलियन तृतीय बोलता है इस बिस्मार्क की वजह से मुझे लग्जमबर्ग नहीं मिला, धोखाधड़ी की है, ठीक है। 1868 के अंदर एक घटना हो जाती है 1868 में। स्पेन की रानी होती है सम्राटनी होती है, सम्राज्ञी इसाबोलादित्य, क्या नाम था, इसाबोलादित्य, इसकी हो जाती है मृत्यु। अब स्पेन के अंदर राजगद्दी खाली हो जाती है। राजगद्दी खाली हो जाती है तो पैसा अपने एक खास आदमी को, राजकुमार लियोपोल्ड को वहाँ का शासक बना देता है। किसको, राजकुमार लियोपोल्ड को, ठीक है। अब इसको शासक बनाता है तो अब नेपोलियन तृतीय का दिमाग खराब। नेपोलियन तृतीय बोलता है ये तो मुझे चारों तरफ से हो जॉन वंश से घेरने की प्रक्रिया बन रही है। लेकिन उस टाइम में क्या होता था, राजदूत होते थे, तो इसका एक राजदूत होता है, नाम ध्यान रखना, बेनेदिती को ये भेजता है। बेनेदिती को भेजता है विलियम प्रथम के पास भेजता है कि बोलो आप उसको कहो कि ये काम आप नहीं करें, यहाँ पे जो शासक है वो बनता रहेगा, लेकिन आप अपना कोई शासक यहाँ पे नहीं बनाए, यानी इन्होंने जो शासक बनाया था राजकुमार लियोपोल्ड को हटा दिया जाए। ये वहाँ पे मिलते हैं, ये आपके बैठे होते हैं एम्स के अंदर। एम्स अपने भारत वाला एम्स नहीं, वहाँ पे एम्स जगह थी, वहाँ पे इनकी मुलाकात होती। कब, 12 जुलाई 1870 को एम्स के अंदर ये मुलाकात होती है। उसके बाद ये बोलता है चलो ठीक है, ये बोल देता है कोई बात नहीं, अब हम हटा देंगे, ये वापस बात ले लेता है। लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर वो वापस मिलने जाता है, बोला कि नहीं आप ये भी करो और इसके बाद होजन वंश से का कोई शासक नहीं बनाओगे। ये बात होती है एम्स के तार के नाम से प्रसिद्ध है। कौन से नाम से, एम्स का तार, क्योंकि ये टेलीग्राम के द्वारा किसके पास, बिस्मार्क के पास भेजी जाती है। बिस्मार्क के पास भेजी जाती है तो ये समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपरों में, समाचार पत्र और अखबार, वो क्या नाम है, रेडियो टेलीविज़न, इन पे दिखा दी जाती है। अब ये दिखा दी जाती है तो अभी क्या हो जाता है, एम्स का तार के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है। बिस्मार्क के पास जब तार मिलता है तो बिस्मार्क बहुत खुश होता है। दुश्मन हमारे हाथों में सौंप दिया गया, यानी दुश्मन हमारे हाथों में सौंप दिया गया, मतलब कि ये तो युद्ध का बहाना ढूंढ रहा था। किससे, फ्रांस से। फ्रांस का कौन, आपके नेपोलियन तृतीय से युद्ध का बहाना ढूंढ रहा था, और ये इसने खुद ने ही तैयार कर दिया कि स्पेन की वजह से, बोला नहीं हम तो लगाएंगे। होजनबर्ग के बैठाता है तो फिर वापस में आपस में झगड़ा होता है। तो युद्ध होता है सेडान का युद्ध, सितंबर 1870 के अंदर। कौन सा, सेडान का युद्ध। सेडोवा अलग है, सेडान अलग है, ठीक है। सेडोवा 1866 का है, सेडान 1870 का है। फ्रांस और पर्सा के बीच में होता है। 18 जनवरी 1871 में वर्साय के महल में। अब इसमें फ्रांस आपको मालूम है हार जाता है, पेरिस की संधि होती है, युद्ध समाप्त हो जाता है। अब 1871 में क्या होता है, वर्साय के राजमहल में विलियम प्रथम का राज्याभिषेक कौन करता है, बिस्मार्क द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। अब फ्रैंकफर्ट की संधि 2 तारीख आती है इसके, यदि आपके ऑब्जेक्टिव में 26 फरवरी को भी होती है और 10 मई को। 26 फरवरी में इसके शर्तों को केवल एक प्रारंभिक हस्ताक्षर किए थे 26 फरवरी को। 10 मई को फ्रैंकफर्ट की संधि पूर्णतः से लागू हो जाती है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि, इसमें क्या होता है, फ्रांस से मेज और स्ट्रासबर्ग और अल्सास और लॉरेंस प्रदेश तीनों के तीनों प्राप्त हो जाते हैं। और इसके लिए कहते हैं अल्सास और लॉरेंस प्रदेश सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संपदा के धनी थे, जो किसको मिल जाते हैं। अब आपके किसके पास आ गए, जर्मनी के पास। और ये इसीलिए हेजन, एक इतिहासकार है हेजन कहता है कि 1871 की फ्रैंकफर्ट संधि, 1871 की कौन सी, फ्रैंकफर्ट संधि क्या है, यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन जाता है। यही आपको प्रथम विश्व युद्ध के अंदर पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, अब आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार।